नमस्कार दोस्तों, बिहार में आचार संहिता लागू हो चुका है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आज भी चुनाव की रैलियों की आवाज हमारे कानों में गूंजती है। तो आज बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के रैलियों के बारे में कि उन्होंने बिहार में आके क्या कहा और बिहार की जनता से उन्होंने एक बार फिर से क्या क्या वादे किए हैं। मैं सबसे पहले उनकी कुछ बातों को दोहराना चाहूंगा। जब वो कहते हैं कि मुझे बिहार की माटी से बहुत प्रेम है, झूठ। जब वो कहते हैं मुझे बिहार के लोगों से प्रेम है, उससे बड़ा झूठ। जब वो कहते हैं मुझे यहाँ की धरती से बहुत प्यार है, ये तो सबसे बड़ा झूठ। वो छठी मैया को याद करते हैं, छठी मैया को प्रणाम करते हैं। 5 सालों में मोदी जी आप छठी मैया को 2 बार प्रणाम करते हैं। 2 बार आपको उनकी याद आती है, एक लोकसभा के चुनाव में और एक बार आपको विधानसभा के चुनाव में। उसके बाद जब यहाँ की धरती पर आके भोजपुरी लैंग्वेज को आप यूज करके यहाँ के लोगों के दिलों में कुछ सेंटिमेंट पैदा करना चाहते हैं, तो रउआ को नमन करता नहीं बोलने से बिहार के लोग आपको वोट दे देंगे। या बेचारे सेंटिमेंट में आ जाते हैं। बिहार के लोग भोले भाले हैं, तो लगता है कि मोदी जी कुछ अपनी तरह की, हमारी तरह की बातें कर रहे हैं, हमसे कुछ रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि मोदी जी आप नहीं, बाकी सब नेता, सब लोग यही पैंतरा अपनाते हैं बिहारियों के साथ। सिर्फ मीठी मीठी बातें करते हैं, प्रलोभन देते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए मैंने बातें की है, लेकिन आज मैं सिर्फ आपके लिए बात करूंगा कि आपका पिछले 11 सालों में बिहार के अंदर क्या रिकॉर्ड रहा है। दुख की बात तो ये है दोस्तों, बिहार 35 साल पहले जहां खड़ा था, आज भी वहीं पर खड़ा है। 35 साल पहले भी बिहार हमारे देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य कहलाता था। आज भी हमारे देश में बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य कहलाता है। चाहे जीडीपी की बात कर लीजिए, चाहे आप पर कैपिटा इनकम की बात कर लो, या फिर किसी भी कैटेगरी में किसी भी राज्य से अगर तुलना करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि बिहार आज कहां खड़ा है। इन 35 सालों में उन 15 साल को भूल जाते हैं जब बिहार में लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार का राज हुआ करता था। उनके बारे में जितना हम कम कहें उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आज सिर्फ बिहार के लोग नहीं, पूरे देश के लोगों को पता है कि उस कालखंड में क्या हुआ था। अनेकों वीडियोस बनाए जा चुके हैं जंगल राज पे और गुंडा राज पे, सोशल मीडिया फ्लड हो चुका है। तो उसके बारे में आज हम जितना कम बात करें उतना अच्छा है, उसको फिर से दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार इस कुर्सी पे 20 साल से बैठे हुए हैं। अगर कंपेयर करें पिछली सरकार से, तो नीतीश कुमार ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, बिहार का प्रोग्रेस भी किया है, लेकिन 20 सालों में जितना प्रोग्रेस बिहार का होना चाहिए था, उस स्तर पे बिहार का प्रोग्रेस नहीं हुआ है। बहुत ही स्लो प्रोग्रेस रहा है बिहार में नीतीश कुमार के अंडर में। अब बात करते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जिनके ऊपर ये वीडियो आधारित है, वो है प्रधानमंत्री मोदी जी। मेरा आपसे बिहार को लेकर 2 सवाल है। पहला सवाल मेरा ये है, जब प्रधानमंत्री बनकर आप बिहार आए थे, आपने जो उनसे वादा किया, उनको जो सपना दिखाया था उस समय, क्या आपने 11 सालों में वो सपना पूरा किया है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब आपने एक नारा दिया डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, तो क्या आपकी डबल इंजन की सरकार बिहार में आज सक्सेसफुल हुई है? दोस्तों मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं। 2015 का वो बिहार चुनाव जहां मोदी जी एक विशेष पैकेज का ऐलान करते हैं बिहारियों के सामने एक रैली में भाषण देते हुए। तब मोदी जी कैसा भाषण देते हैं कि मैं आपको 50,000 करोड़ दे दूं, मैं आपको 60,000 करोड़ दे दूं, मैं आपको 70,000 करोड़ दे दूं, मैं 75,000 करोड़ दे दूं, क्या मैं 80,000 कर दूं, मैं आपको 1,25,000 करोड़ देता हूं। मजाक है ये? कोई भीख दे रहे हो आप? बिहारियों को आपने क्या समझा था उस समय? 50,000 दे दूं, 60,000 दे दूं, कोई मोल भाव कर रहे हो क्या? कोई लालच दे रहे हो आप? ये क्या मतलब है? कोई प्रधानमंत्री अपने लोगों से ऐसे बात करता है जैसे आप बिहार में कर रहे थे? आप किसी और राज्य में किसी और राज्य के लोगों को इस तरह से ट्रीट करते हो? किसी और राज्य में आपने कभी भी इस तरह का भाषण दिया है? जब आप प्री माइंडेड थे, जब आपने सोच लिया था कि बिहार में आकर आप बिहार के लोगों को 1,25,000 करोड़ का एक पैकेज देना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह का भाषण क्यों? इस तरह का प्रलोभन क्यों? इस तरह का लालच क्यों? इस तरह का मजाक क्यों उड़ाना है लोगों का? मैं मानता हूँ ये पुरानी बात हो चुकी है, 10 साल पुरानी बात है, इसमें मिट्टी डालो, डाल दिया मिट्टी, चलो हटा देते इस बात को, नई बात करते हैं। वो जो 1,25,000 करोड़ दिया, जब आप दोबारा आए तो क्या आपने लोगों को ब्यौरा दिया? क्या आपने बताया कि 1,25,000 करोड़ कितना होता है, उसमें कहां कहां उस पैसे को यूज किया गया? सोचिए, इतनी बड़ी रकम 1,25,000 करोड़, जिसका कोई भी ब्यौरा जनता को नहीं दिया गया कि वो पैसा कहां खर्च हुआ, तो क्या फायदा? किसे पता वो पैसा कहां गया? उसके बाद सरकार क्या कहती है? कोई भी सरकार, सिर्फ मोदी जी की बात नहीं कर रहा, कोई भी सरकार ये कहती है हम सौगात दे रहे हैं लोगों को, हम गिफ्ट दे रहे हैं लोगों को। नफरत है मुझे, इस वर्ड से नफरत है अगर कोई बोलता है कि मैं सौगात दे रहा हूं, कोई गिफ्ट दे रहा हूं। अरे हमारे देश के लोग सुबह से रात तक
कुछ भी करते हैं, चाहे खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सिनेमा, सर्कस, जॉब, हर कोई टैक्स भरता है, हर कोई अपना टैक्स देता है, तब जाके सरकार उनके लिए काम करती है। तो सौगात, गिफ्ट, ये कहां से आ गया? और कोई भी इस पर आपत्ति नहीं जताता है। हमारे देश में पढ़े लिखे समझदार एलिट क्लास जो है, कोई भी आपत्ति नहीं जताता है कि हमारे पैसे से ही तुम हमें जो भी सुविधाएं देते हो उसको गिफ्ट और सौगात कैसे कह सकते हो? कैसे कह सकते हो? तुम क्या अपने पार्टी फंड से पैसा देते हो? क्या तुम अपनी जेब से पैसा लगाते हो? क्या तुम अपनी सैलरी से हमें पैसा दे रहे हो, या हमारे लिए कुछ काम अपनी सैलरी से करते हो? जब तुमने कहा एज ए MLA, MP, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कि आप हमें वोट दो, हम आपकी सेवा करेंगे, तो हमने आपको वोट दिया। आप सेवा कर रहे हो, हम टैक्स भरते हैं और आप हमारे लिए काम करते हो, तो वेयर इज सौगात? और गिफ्ट कहां से आया? गिफ्ट कहां से आया? चलिए छोड़िए, जब लोगों को फर्क नहीं पड़ता तो अपना सर क्यों फोड़े। अब सीधा सवाल करते हैं सरकार से, जो आपकी 11 साल की डबल इंजन की सरकार रही है और जो 20 सालों से नीतीश कुमार की सरकार रही है, आप लोगों ने क्या दिया बिहार को? जब आप रैलियों में जाते हो, जब आप भाषण देते हो, तो अपना रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने क्यों नहीं रखते हो कि 15 सालों में, 20 सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में हमने ये सब काम किया है आपके लिए? क्या है आपका रिपोर्ट कार्ड? क्या रिपोर्ट कार्ड है? मैं मानता हूं कि आपने महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है, 33% महिलाओं को आपने आरक्षण दिया है, बहुत अच्छी बात है। इक्का दुक्का आपने एम्स और IIT बनाया है, वो भी शायद आपकी सरकार में नहीं बना है। इक्का दुक्का आपने एयरपोर्ट बनाया है, आपने कुछ सड़कें अच्छी बना दी हैं, ग्रामीण सड़कें अच्छी बनाई हैं, नल जल योजना कर दिया है, आवास दिया गया लोगों को, अनाज दिया गया लोगों को, शौचालय दिया गया लोगों को। लेकिन 80 सालों के बाद भी अगर कोई भी राज्य, कोई भी देश इन सब चीजों को विकास की लिस्ट में गिनाता है, तो क्या वो अच्छी बात है? ये सब तो कब का हो जाना चाहिए था। जब नीतीश कुमार आए थे 5-10 सालों में ये सब चीजें हो जाना चाहिए था। 20 सालों के बाद भी अगर ये सब चीजें गिना रहे हो आप, तो उसको प्रोग्रेस नहीं बोलते हैं। कोई डबल इंजन की सरकार नहीं है, फेलियर है, फेलियर। अभी जब आप दोनों का करियर खत्म होने वाला है, 2, 4, 5 साल में आप दोनों चले जाओगे, तो आज आपके पास इतना लंबा चौड़ा सा एक शिलान्यासों का लिस्ट है, सदाबहार लिस्ट है बिहार के लिए शिलान्यासों का। अभी आपके पास शिलान्यास नहीं, उद्घाटन का लिस्ट होना चाहिए था लंबा चौड़ा। लेकिन इतने सालों बाद भी इलेक्शन के टाइम आकर आप शिलान्यास करवा रहे हैं ताकि लोग आपको वोट दे सकें। ये सब ठग विद्या है, इससे किसी को कुछ भला नहीं होने वाला है। कोई बिहारियों का भला नहीं होगा इससे। बिहार में इक्के दुक्के IIT, एम्स और एक्सप्रेसवे से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर अगर आपको सही मायने में व्यापक विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, तो आपको उसके लिए मात्रा में काम करना पड़ेगा। जैसे 5 IITs, 5 एम्स, 5 IIMs आपको बिहार को देना पड़ेगा। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देना पड़ेगा। आपको बिहार में आने वाले हर साल बाढ़ का परमानेंट सोल्यूशन, परमानेंट निवारण करना पड़ेगा। यहाँ के विद्यार्थियों का, यहाँ के नौजवानों को आपको रोजगार देना पड़ेगा। यहाँ पर एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवेज का जाल बिछाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज बिठानी पड़ेगी। यहाँ पे IT टेक पार्क्स बिठाना पड़ेगा। यहाँ पे एजुकेशन हब बनाना पड़ेगा। इस राज्य में शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा करना पड़ेगा। अच्छा से नहीं, बहुत अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी हालत बहुत ही जर्जर अवस्था में है। आप सोचिए, जहां पर प्राइवेट स्कूलों की जो फीस है वो आसमान छू रहा है, वहीं पर गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई बहुत ही बदतर हालत में है। तो जो गरीब बच्चे हैं उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? वो कहाँ पढ़ेंगे? आने वाला समाज में दूरियां बढ़ जाएंगी। अमीर बच्चों की जो एजुकेशन है, जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, वो हमेशा हाई रहेगा, और जो गरीब बच्चे हैं वो बेचारे ना तो इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। या तो फीस को कम करें, प्राइवेट स्कूल के फीस को कम कर दें, या तो आप अपनी सरकारी व्यवस्था को इस लायक कर दें कि प्राइवेट स्कूल में जाने की जरूरत ना पड़े। कोई भी बच्चा किसी भी वर्ग का, किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजन का पढ़ लिख कर उनके बराबर कंपीट कर सके। यही हालत आपके स्वास्थ्य में हो रखा है। या तो आपके पास बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहां पे बेचारे गरीब लोग अपना इलाज के लिए नहीं जा सकते हैं, और आपकी जो व्यवस्था है, जो सरकारी व्यवस्था है, वो तो किसी से छुपी हुई नहीं है, किसी से छुपी हुई नहीं है। तो आपको सरकारी व्यवस्था दोनों में ही दुरुस्त करना पड़ेगा। दुरुस्त नहीं, बहुत दुरुस्त करने की जरूरत है, तब जाके सही मायने में आपके राज्य का विकास हो सकता है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, कोटा राजस्थान में कोचिंग सेंटर है, वहां पे हब बनाया गया, एजुकेशन हब बनाया गया, पुणे को हब बनाया गया। वहां पे सबसे ज्यादा बिहार के बच्चे पढ़ने जाते हैं, और विडंबना इस बात की है कि वहां पे जो टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो भी बिहार के होते हैं। सोचिए, बिहार के बच्चे और बिहार के प्रोफेसर्स दोनों ही बाहर भी यूज हो रहे हैं, लेकिन अपने ही राज्य में
कोई भी एजुकेशन हब बनाने की बात नहीं करता है, कोई भी कोचिंग हब बनाने की बात नहीं करता है। क्यों? बिहार में कोटा, बिहार में पुणे नहीं बन सकता है? लेकिन इसके लिए एक सोच कहां से आएगी? कोई भी मिनिस्टर्स के बारे में बात करता है? मोदी जी, क्या आप बिहार में आके ये सारी बातें करते हो? कभी नहीं, कभी भी नहीं। छठी भैया की प्रणाम, भोजपुरी को प्रणाम, मैथिली को प्रणाम। इससे क्या होने वाला है? इससे क्या हो जाएगा? प्रणाम करते रहो जिंदगी भर। अभी प्राइम मिनिस्टर तो प्रणाम करो, बाहर जाओगे तो प्रणाम करो। बिहारी वहीं का वहीं रहेगा, वहीं का वहीं रहेगा। अरे मैं पूछता हूँ, आपका तो दुनिया में इतना नाम है, आप तो बाहर की कंट्रीज में गए हो, इतने बड़े बड़े सीईओ और चेयरमैन सबको पहचानते हो आप। इंडिया में, अब्रॉड में कितने बड़े बड़े बिजनेस घराने हमारे देश के अंदर, खुद टाटा हो गया, बिरला हो गया, अंबानी हो गया, अडानी हो गया, जिंदल्स हो गए। क्या आपके कहने पे वो लोग यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे? आप एक बार कहोगे तो वहां पे इंडस्ट्री लग जाएगा। बिहार में अनेकों इंडस्ट्री लग जाएंगे, लाइन से लग जाएंगे। लेकिन क्या आपने ऐसा कभी उनको बोला है? 11 साल हो गया, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं कि बढ़ रहा है हमारा भारत। कुछ नहीं बढ़ रहा है। भारत जरूर बढ़ रहा है, लेकिन क्या बिहार बढ़ रहा है? जो चीजें आप भारत के लिए कर रहे हो, क्या वो बिहार के लिए कर रहे हो? ये सबसे बड़ा सवाल है आपके लिए। अगर कोई करना चाहेगा तो 1-2 सालों में कर देगा। आप शिलान्यास करवा रहे हैं ना, अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री का शिलान्यास करवाइए। यहाँ पे कुछ मेक इन इंडिया का जो फैक्ट्री आप दूसरों को दे रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे लाओ, क्योंकि इसकी जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए किसी के 2 बच्चे हैं और एक पढ़ने में कमजोर है, एक पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो माता पिता जो कमजोर बच्चा है उसका ध्यान रखते हैं, उसकी चीजों का ध्यान रखते हैं, ताकि वो भी अपने दूसरे बच्चे की तरह डेवलप हो सके। उसी तरीके से मोदी जी, आपको पता है कि बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है, अभी से नहीं 35 सालों से पिछड़ा हुआ राज्य है। तो आपको बिहार का ध्यान रखना चाहिए, जिस तरीके से आप दूसरे राज्यों का ध्यान रखते हैं, जिसमें गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, दिल्ली हो गया या राजस्थान हो गया, उसी तरह से बिहार को भी आप विकसित करें अगर आप करना चाहें तो। ऐसी बात नहीं है कि बिहार में स्कोप नहीं है। बिहार का जो यूथ है, यहाँ का नौजवान है, वो अपने आप में सबसे बड़ा स्कोप है। आप इंडिया के किसी कोने में चले जाओ, बिहारियों ने अपना झंडा गाड़ रखा है। अगर आप दुनिया के किसी कोने में जाकर देखोगे तो बिहारियों ने अपने लिए एक मुकाम हासिल कर रखा है। पूरे इंडिया में, हमारे पूरे देश में बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस और नेता, चाहे अच्छे या बुरे, यहाँ से निकलते हैं। आपको बेस्ट ऑफ द इंजीनियर्स बिहार से देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन बिहार में नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई आईटी की व्यवस्था नहीं है, कोई आईटी टेक पार्क्स नहीं है, कोई कंपनीज नहीं है। आप हैदराबाद, गुड़गांव, पुणे, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता कहीं चले जाओ, आपको बेस्ट ऑफ द इंजीनियर्स देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, यहाँ पर आपको डॉक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे बिहार में। आप पटना चले जाओ, मुजफ्फरपुर चले जाओ, पूर्णिया चले जाओ, दरभंगा चले जाओ, भागलपुर चले जाओ, आपको डॉक्टर्स दिखेंगे। वो अपने बदौलत, अपने हिम्मत से बिहार में है और अपने बदौलत वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। उनका सरकार का यहाँ पे कोई योगदान नहीं है, कोई भी योगदान नहीं है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा, मोदी जी का प्लान था कि हमारे देश में 100 स्मार्ट सिटीज बनेंगे। मैं पूछता हूँ, अगर उसमें से 5-6 स्मार्ट सिटीज बिहार में बन जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या बिहार के पास स्मार्ट सिटी में तब्दील होने की क्षमता नहीं है? वो पोटेंशियल नहीं है उनके पास? बिहार के पास ऐसे सिटीज हैं जो स्मार्ट सिटीज बन सकते हैं, उनके पास वो क्षमता है। जैसे भागलपुर हो गया, आरा हो गया, छपरा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, समस्तीपुर हो गया, मधुबनी हो गया, सीतामढ़ी हो गया, दरभंगा हो गया, पूर्णिया हो गया, सासाराम हो गया, मुंगेर हो गया। उसके बाद भी कुछ सिटीज ऐसे हैं जो बच जाते हैं, उनमें भी क्षमता है, लेकिन आज तक उनको स्मार्ट सिटी में तब्दील क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं बिहार के अंदर मेक इन इंडिया के तहत कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बिठाया गया, कोई भी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिठाया गया? आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ है? सवाल उठता है, आपके ऊपर सवाल उठता है, सारे नेताओं के ऊपर सवाल उठता है, ऑपोजिशन के ऊपर सवाल उठता है। क्यों? एक्चुअली सही बात तो यह है कि आप सब लोग बिहारियों को या तो बेवकूफ समझते हो या भोला भाला समझते हो, और बिहारी लोग हैं भी। बिहारियों को सबसे ज्यादा मजा आता है रिजल्ट सुनने में कि बिहार में कौन जीता, कौन हारा। उनको वोट की गिनती में जितना इंटरेस्ट है, उतना डेवलपमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब भी आप यहाँ पे रैलियां करने के लिए आते हो, अपने भाषण में या तो फ्रीबीज फेंकते हो उनके ऊपर, मतलब फ्री की रेवड़ियां, या तो एक शिलान्यास का माला लेकर आते हो कि उनके ऊपर चढ़ा दो, ये शिलान्यास करेंगे। मतलब चुनाव से पहले शिलान्यास, चुनाव से पहले इनॉग्रेशन क्यों नहीं होता है, उद्घाटन क्यों नहीं होता है? चुनाव से पहले ही आपको शिलान्यास क्यों याद आता है? और बिहारियों का सबसे फेवरेट ट्रेन, जितने बार भी आप बिहार आओगे, नए नए ट्रेन का उद्घाटन कर देते हो। कभी वंदे भारत, कभी अमृत भारत, कभी ये ट्रेन, कभी वो मेल। क्यों? क्योंकि बिहार को आप लोगों ने अप्रवासी मजदूर का गढ़ बना दिया है, फैक्ट्री बना दिया है मजदूरों की।
यहाँ के लोग, यहाँ के किसान अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी जमीन को छोड़कर पंजाब में जाते हैं वहां के किसानों के खेतों में काम कर सके। यहाँ के मजदूर 15-20 हजार के लिए दूसरे राज्यों में भटकते हैं, उनकी गाली मार सुनते हैं। वो बेचारे महाराष्ट्र और गुजरात में बड़े बड़े उद्योगपतियों के, बड़े बड़े लोगों के फैक्ट्री में जाके काम करते हैं सिर्फ 15-20 हजार के लिए। क्यों? क्योंकि बिहार में उनके लायक 15,000 के लायक भी कोई रोजगार नहीं है। सोचिए कितनी बुरी हालत कर रखी है आप लोगों ने, उसके बाद भी इन सब चीजों को कोई एड्रेस नहीं करता, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। ट्रेनें खोल के दे दो। आप तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को सपोर्ट करते हो, चाहे वो अडानी हो गया, अंबानी हो गया, टाटा हो गया, बिरला हो गया, जिंदल हो गया, बजाज हो गए, और कितने सारे उद्योगपतियों को आप सपोर्ट करते हो, कितने कॉर्पोरेट हाउसेस को सपोर्ट करते हो। अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब हमारे देश के हैं। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या बिहार में एक भी ऐसा बिजनेसमैन नहीं है, एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको आप सपोर्ट कर सको ताकि वो यहाँ के लोगों के लिए कुछ कर सके, यहाँ पे इंडस्ट्री लगा सके? क्यों? आप बिहार के लोगों को सच में बेवकूफ समझते हो। वो बेचारे सच में बेवकूफ हैं। उन्होंने 80 सालों में सिर्फ बिजली, पानी और इन सब सुविधाओं को डेवलपमेंट मान लिया है। दूसरे राज्य जो आज कहां से कहां पहुंच गए, बिहार वहीं पर है कि चलो अच्छी सड़क मिल गई, नल जल में पानी पीने को मिल गया, 20 से 25 घंटे हमारे घर में बिजली आ गई। खुश है उसमें वो बेचारे, और आप भी खुश हो क्योंकि आपको कुछ देना नहीं पड़ रहा है इनको। तो दोस्तों, अंत में एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूं कि बिहार मोदी जी के लिए सौतेला राज्य क्यों है। बिहार को आपने देखा होगा चुनाव में रेवड़ियां पकड़ा देते हैं, वहीं गुजरात को, उनके फेवरेट बेटे को मोदी जी क्या दिया आज तक। तो सुनिए क्या है गुजरात के पास और क्या मिल रहा है गुजरात को, जो बिहार और बिहार के लोगों के लिए एक ख्वाब, एक सपने की तरह है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? गुजरात में है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात में है। गिफ्ट सिटी कहाँ बन रहा है? गुजरात में। स्मार्ट सिटी कहाँ बन रहा है? गुजरात में। इंटरनेशनल पोर्ट्स, बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में। हाईटेक एग्रीकल्चर कहाँ हो रहा है? गुजरात में। आईटी टेक पार्क्स कहाँ बन रहे हैं? गुजरात में। इंडस्ट्रीज कहाँ लगाए जा रहे हैं? गुजरात में। कन्वेंशनल सेंटर्स कहाँ बन रहे हैं? गुजरात में। इकोनॉमिक फोरम्स कहाँ हो रहे हैं? गुजरात में। बुलेट ट्रेन कहाँ आ रहा है? गुजरात में। ओलंपिक्स की मेजबानी कहाँ होगी? गुजरात में। उद्योगपति कहाँ बन रहे हैं? गुजरात में। करोड़पति कहाँ बन रहे हैं? गुजरात में। शिक्षा और स्वास्थ्य का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? गुजरात में। सोचिए गुजरात कहां से कहां जा रहा है। इसका 5% भी बिहार में कभी मिलेगा? आई डाउट। कभी भी बिहार और बिहारियों ने ख्वाब देखा है? कभी उन्होंने सोचा है कि ये सारी चीजें उनके स्टेट में भी होना चाहिए, उनको भी ये सारी फैसिलिटीज मिलना चाहिए? कभी भी आपने ये मांग उठाई है? कभी भी आपने पॉलिटिशियन से ये चीज मांगा है? कभी भी आपने सोचा है? कभी भी आपने इस बारे में डिस्कस किया है? या फिर झंडा पताका उठाने से आपको टाइम नहीं मिलता है, कार्यकर्ता बनने से आपको फुर्सत नहीं है, चुनाव की गिनती सुनने और देखने से फुर्सत नहीं है, किस पार्टी को कितना सीट मिला है, कौन सी पार्टी जीतेगी, ये जानने से आपको फुर्सत नहीं है? मैं कहता हूं जब तक आप ऐसा सोचोगे नहीं तब तक ऐसा होगा नहीं। आपके बच्चे दूसरे स्टेट में जाके पढ़ाई करेंगे, वहीं पे जॉब करेंगे। अगर आपको किसी चीज की गलतफहमी है तो अभी दूर कर लो। कंप्यूटर और इंटरनेट वो भी पुराने जमाने की बात हो गई है। सोचिए, उस बिल से बाहर आओ, उस कुएं से बाहर आओ, कुएं का मेढक बन के मत रहो। सोचो, कंप्यूटर और इंटरनेट वो भी पुरानी बातें हो गई है। अब AI का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप उसके साथ में नहीं रहोगे तो आपका राज्य वहीं पिछड़ा, वहीं पे खड़ा रह जाएगा जहां 80 सालों से है। वही मूलभूत सुविधाओं के लड़ते रहो। अच्छी सड़क मिल गई है, बिजली पानी मिल गया है, खुश हो तो खुश रहो, उसी में खुश रहो। अगले 80 साल तक भी तुम इसी में लटके रहोगे, वही जात पात की राजनीति में लटके रहोगे और तुमको नेता लटका कर रखेंगे। जैसी जनता होती है नेता भी वहां के वैसे होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।